चैप्टर नेम इज, अरे ये नहीं, अच्छा चैप्टर का हम लोग रिवीजन करा रहे हैं बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यार चैप्टर बढ़िया है, नो डाउट, इसमें चैप्टर ठीक ठाक है। इसमें से एसिड बेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको देखने को मिलेंगे तो सॉल्ट देखने को मिलेंगे, भाई सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब कैसे आपको इनको करना है तो उनको हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम एसिड्स की बात बताएं, भाई अगर आप एसिड की बात करते हो, ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं जनरली, देखो जाहिर सी बात है आपको पता है सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब जनरली इनका जो आपको टेस्ट फील होता है, मतलब जब आप इनको टेस्ट करते हो तो सोर इन टेस्ट के दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप बेस की बात करते हो तो ये बिटर इन टेस्ट के रहते हैं। बिटर इन टेस्ट का मतलब जो कड़वाहट मानते हैं थोड़ी, समझ रहे हो ना बात को। चलो ये तो बड़ा बेसिक सा नेचर हो गया। दूसरी चीज, ये कोरोसिव मेटल्स में काम करते हैं, लेकिन अगर आप ये देखो तो फील स्लीपरी। अगर आप इसको किसी मेटल के ऊपर डालो तो वहां पे स्लीपरी जैसा लगेगा, मतलब कुछ ऐसा लगेगा जैसे फिसल रही, जैसे साबुन को देखे हो, साबुन है सोप, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट चीज बच्चे, ये ब्लू लिटमस पेपर को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, जरा बताओ आप, रेड कलर में। जबकि अगर आप इनका केस देखते हो तो ये भाई साहब रेड लिटमस को काय में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये एसिडिक ऑन मिक्सिंग विद बेस, है ना, बिकम्स लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग ऑफ बेस। अगर आप इनको बेस में ऐड करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ये एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हल्के हल्के होने लगेंगे। इनका केस देखोगे तो ये बेसिक में कन्वर्ट होने लगेंगे। चलो ये तो इनने डेफिनेशन दिया, थोड़ा सा मैं जरा समझाता हूं। देखो जनरली अगर आप एसिड की बात करते हो तो जरूरी नहीं कि वो सोर एंड टेस्टी हो, समझ रहे बात को। हर एसिड को चाट के नहीं देखोगे आपकी वो सोर एंड टेस्ट है ना। तो इसके लिए एक थ्योरी भी आई थी जिसको आरेनियस थ्योरी बोलते हैं हम। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? आरेनियस थ्योरी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलो तो उन्होंने पता क्या कहा, बोले आप किसी भी एसिड को पकड़ो और उसका एक्वस मीडियम तैयार करो। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस मीडियम? एक्सेस ऑफ वाटर, है भाई। भाई टीचर ने बोला एक्वस का क्या मतलब होता है, तो आप समझ जाओ वहां पे बेटा जहां पर एक्सेस हो किस चीज की, वाटर की। तो जहां पे भी बेटा वाटर की एक्सेस होती है वहां आप समझ जाओ एक्वस मीडियम है। तो ऑब्वियस बात है जैसे ही आपने HCl का एक्वस मीडियम दिया, ध्यान से सुनना, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि आपको H+ आयन मिला और कौन सा आयन मिला। तो जिनमें भी आपको H पॉजिटिव आयन मिलता है मेरे बच्चे, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ये है एक जनरल डेफिनेशन। एसिड्स आर बोथ सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन। समझ रहे हो बात को? वो डिसोसिएट करते हैं कौन सा आयन? H पॉजिटिव आयन। दैट्स व्हाई बच्चे हम उनको क्या बोलते हैं, जरा बताओ? एसिड्स बोलते हैं। समझ गया बात को? यार खुद सोचो, आप सैंपल रखे हैं अगर, यार ये केमिकल्स हैं, इनको आप चाट के थोड़ी देखते रहोगे कि ये खट्टे हैं या कैसे हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको चीजें करनी होंगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, जरा बताओ? एसिड्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा अब बेस की आप बात कर लो। लेट्स सपोज बेटा अगर आप बेस की बात करो तो बेस में जनरली बेटा आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे ये NaOH हो गए, है ना। मान लो आपने इसका एक एक्वस मीडियम तैयार करा तो आप पता है क्या देखोगे, Na+ में जाएगा और OH। तो अगर मेरे बच्चे उसमें हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिल रहे हैं, कौन से आयन? तो जनरली बेटा उनको आप क्या कह देते हो, जरा बताओ मेरे बच्चे? बेसिस बोल देते हो आप। समझ गया बेटा बात को? तो व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर एसिड, थोड़ा क्लियर हुआ। ये तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी और ये इनकी थोड़ी सी जरा अच्छी वाली प्रॉपर्टीज आ गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मीडियम कैसा होना चाहिए? एक्वस का मतलब क्या हो गया कि जहां पे मात्रा वाटर की ज्यादा हो। अब आप HCl को ऐसे ही ले रहे हो, पानी है नहीं, तब H पॉजिटिव नहीं देगा वो। आप समझ रहे हो ना बात? तो जितने भी मैं एसिड्स बेस की बात करूंगा इसमें हम लोग को क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है कि भाई एसिड और बेस कैसे क्लासिफाई होते हैं। समझ रहे हो बात को? हल्के हल्के चीज की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं भैया। अगर आप बात करो एसिड्स की, अभी देखो जस्ट मैंने बेटा आपको ये एग्जांपल बताया। आपने देखा जब HCl का आपने कौन सा मीडियम तैयार करा तो आपने एक चीज नोटिस करी कि H पॉजिटिव मिला और क्या मिला। तो जनरली मेरे बच्चे जो भी H पॉजिटिव आयन देंगे वो आपको क्या चीज बताएंगे, जरा बताओ आप? क्लियर हो गई मेरे बच्चे? विच इज वेरी इजी। अगर डिफाइन करने को आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स इन्होंने लिखे हैं लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। जैसे एक्चुअल में एसिड्स की अगर आप बात करते हो बेटा तो जनरली ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं बेटा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कौन से एसिड्स? और बेटा दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड्स, कौन से एसिड्स? समझ रहे हो आप बात को बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, ये दोनों एसिड्स हम लोग देखते हैं पता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसके बेसिस पर देखते हैं? सॉल्युबिलिटी। सही है? जैसे मानो आपके पास एक कंटेनर, आपने उसमें वाटर को रखा, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने एक एसिड को लिया, मे बी अगर आप एसिड को इसके अंदर डालते हो या फिर वाटर को इसके अंदर डालते हो और आपने एक चीज नोटिस करी, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने एक चीज नोटिस करी कि ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, समझे बात को? मतलब एक ऐसा एसिड जो कंप्लीट क्या हो जाए, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए इनटू द काय में, आयंस में, इनटू द, उनको आप क्या बोलोगे जरा बताओ बेटा? दीज एसिड्स आर कॉल्ड, मेरे बच्चों आप समझे बेटा? जनरली बेटा ये मिनरल एसिड्स होते हैं।
जनरली आपको ये कौन से एसिड्स देखने को मिलेंगे? मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स। मैं बताता हूं बेटा कौन कौन से मिनरल एसिड्स को हम लोग आर्टिफिशियल एसिड्स भी बोलते हैं, मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं, मतलब जिनको आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, विच इज HCl, HNO3, H2SO4, आप समझ रहे हो ना बात को बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको आप कौन से एसिड्स का नाम देते हो? मिनरल एसिड्स। जनरली बेटा अगर आप इनका एक्वस मीडियम तैयार करते हो तो आप देखते हो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू द वाटर। दैट्स व्हाई बच्चे इनको हम लोग कौन से एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर है? इसी के अपोजिट अगर आप देखो तो वो कौन से एसिड्स आ जाते हैं? वीक एसिड्स। भाई ऑब्वियस बात है, इसकी उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होंगे, तभी तो उनको वीक बोल रहे हो। देखो मैं बताता हूं क्या होते हैं वो भी, ध्यान से सुनना। अगर आप बेटा वीक एसिड्स की बात करते हो, ठीक है, अगर आप वीक एसिड्स की बात करते हो तो जरा ध्यान से देखना। वीक एसिड बेटा वो जो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट इनटू काय में बेटा? वाटर। जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते पानी में, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बेटा जितने भी प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स होते हैं, कौन से एसिड्स? प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स। प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स बेटा जितने भी होते हैं सारे के सारे मोस्टली मेरे बच्चे आपको कैसे देखने को मिलते हैं? वो वीक। क्या सर कैसे? कौन से एग्जांपल? मैं आपको बताता हूं। जितने भी प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन की जो मात्रा होती है बच्चा वो ज्यादा होती है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बेटा CH3 COOH आपने सुना ही होगा, विच इज एसिटिक एसिड। आप समझ रहे हो बात को, है ना? HCOOH विच इज फॉर्मिक एसिड। समझ रहे हो आप बात को? इनके पास H तो है, लेकिन इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं कि ये H पूरा डिसोसिएट हो जाए किसके अंदर? वाटर के अंदर। दैट्स व्हाई मेरे बच्चे आप इनको कौन से एसिड्स बोलते हो जरा बताओ? वीक एसिड्स। अब आप समझे? आप लेमन को ही ले लो, नींबू, है ना, उसको आपने क्या करा? पानी में जब आपने निचोड़ा तो आप देखोगे पानी का कलर फेड हो जाएगा। तो पानी का कलर फेड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके अंदर एसिड था वो पूरी तरीके से वाटर में क्या नहीं हुआ? डिसोसिएट। जिस वजह से आपने ऐसा एक चीज नोटिस करी कि पानी का जो कलर है वो हल्का सा फेड हो गया। आप समझे? लेकिन अगर आप उसमें HCl की ड्रॉप डालते, H2SO4 की ड्रॉप डालते, तो आप एक चीज नोटिस करते हो उसके अंदर कि पानी का कलर ट्रांसपेरेंट रहता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो बात को? इसकी रिएक्शन को मैं आपको समझाता भी हूं। जैसे आप कभी भी नोटिस करोगे तो CH3 COOH, जब आप इसका एक्वस मीडियम तैयार करोगे, बड़े ध्यान से देखना, तो आप देखोगे दो एरो आते हैं इस तरीके। इसमें क्या होगा? CH3 COO माइनस निकल जाएगा और प्लस का कौन निकल जाएगा? समझे आप बात को? क्लियर? लेकिन जब भी आप HCl को देखोगे तो आप देखोगे कोई ऐसा एरो नहीं आएगा। ये दिखाता है, पता है क्या? अभी के लिए आप याद रखो, 11th में इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, बट अभी के लिए आप याद रखो, ये तब दिखाता है जब वहां पर वीक चीजें होती हैं, वीक सब्सटेंसेस होते हैं। और ये एरो तब यूज होता है जब आप समझ लो स्ट्रॉन्ग चीजें यूज होती है। मतलब अब H+ निकल गया और सीधे क्या निकल गया? आप समझो मेरी बात को। ये वाला आपके लिए ये दिखा रहा है कि यहां पर पार्शियल सॉल्युबिलिटी है। कैसी सॉल्युबिलिटी है? हाँ, ये चीज मैंने अभी के लिए आप लोगों को बता दी, बाकी जब बड़े क्लास में आओगे 11th में तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना बेटा? सॉल्युबिलिटी। और ये दिखाता है मेरे बच्चे कंप्लीट सॉल्युबिलिटी। ये दिखाता है कंप्लीट सॉल्युबिलिटी। बोलो जी, समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो ये होते हैं बच्चा वीक, और ये होते हैं हमारे पास जो उससे पहले वाले HCl वाले, उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब बात ही आ जाती है, सर ये तो आपने प्लांट्स कंटेनिंग एसिड बोले, तो क्या इनका कोई और भी नाम होता है? यस बच्चा, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो इसमें कार्बन मिल रहा है, मिल रहा है। दैट्स व्हाई बच्चा इनको हम दूसरी भाषा में कौन से एसिड्स बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो तुम्हारे मिनरल एसिड्स होते हैं बेटा उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो तुम्हारे मिनरल एसिड्स मिले थे जस्ट लाइक HCl, तो HCl इज द काइंड ऑफ अ व्हाट? या दिस इज द इनऑर्गेनिक एसिड। इसको हम दूसरी भाषा में कौन सा एसिड बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। देखो याद रखोगे तो सब समझ आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ नहीं आएगी। समझ आया? व्हाट आर एसिड्स? क्लियर हो गए? एसिड्स में क्या हो गया मेरे बच्चे? एसिड्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप उसको एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डालते हो तो आप देखोगे उसके अंदर H+ आयन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स? बेसिकली 2 टाइप्स एसिड है। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और कौन से वीक। स्ट्रॉन्ग को आप जनरली मिनरल एसिड भी कहते हो और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हो, लेकिन अगर आप वीक की बात करते हो तो इनको आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हो और प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स भी बोलते हो। बोलो जी क्लियर? इनमें कार्बन की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाती है पानी के अंदर। दैट्स व्हाई बेटा हम इसको कौन से एसिड्स बोलते हैं जरा बताओ? आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गई? ये तो ये थी। अब आ जाते हैं बेस की बात। सेम बेस होते हैं। अगले चीज बेटा क्या आ जाती है आपके पास? बेसिस। तो ये भी दो कैटेगरी के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कौन सा बेस बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा कौन सा होता है? वीक बेस। आप समझ रहे हैं बात को? पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो जाता है हमारे पास वीक बेस। सेम।
स्ट्रॉन्ग बेसिस को मेरे बच्चे आप ध्यान रखो एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यस, जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनको हम दूसरी भाषा में बेटा एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। नाम याद रखना, एल्कलीज। क्या सर एल्कलीज का मतलब क्या होता है? दीज आर द बेटा वाटर सॉल्यूबल बेसिस। नहीं समझे अभी आप बात को? ये जनरली बेटा कैसे होते हैं? दीज आर द वाटर सॉल्यूबल बेसिस, मतलब जो पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। समझ गए आप बात को? उसको आप क्या कह देते हो? वाटर सॉल्यूबल बेसिस को एल्कलीज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखना। राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ एल्कली। NaOH, KOH, जितने भी तुम्हारे वो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं, हाई रिएक्टिव वाले ऊपर वाले, है ना, कैलाशनाथ का माली वाले, वो सारे के सारे एल्कलीज बनाते हैं। आप समझ रहे हो बात को? तो जस्ट लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे पूछता है तो विच इज KOH, LiOH, NaOH, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा किस कैटेगरी में चले जाते हैं? एल्कलीज में। क्यों बोल रहा हूं इनको एल्कलीज? क्योंकि ये वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई बच्चे इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस भी बोलते हैं। अब आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा ये चीज, ठीक है। इसी के उल्टे में कौन आ जाएंगे जरा बताओ आप? वीक बेस। कौन आ जाएंगे? वीक बेसिस। अब अगर आपसे कोई कहता है भाई वीक बेस क्या होते हैं, तो सर ऑब्वियस बात है जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए। पानी में जब आप उनको डालो तो पूरी तरीके से OH माइनस ना दे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे NH4OH, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, समझे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, ये सब मेरे बच्चे वीक बेस है। क्यों? क्योंकि जब आप इनको पानी में डालते हो तो आप एक चीज नोटिस करते हो, ये पूरी तरीके से OH माइनस को डिसोसिएट नहीं करते, समझे। दैट्स व्हाई मेरे बच्चे इनको हम क्या कह देते हैं जरा बताओ? इनको हम लोग कह देते हैं वीक बेस। ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, ना जाने कितने एग्जांपल है। PbOH का होल ट्वाइस। आप समझ रहे हो बात को? ये सारे के सारे जनरली आपको कैसे देखने को मिलते हैं बच्चा? वीक बेस। बोलो जी क्लियर हो गई? ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। मतलब कहने का वाटर सॉल्यूबल का मतलब ये नहीं कि घुलते ही नहीं है, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होते हैं, थोड़ा बहुत OH माइनस देते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुलते। क्लियर हो गई ये चीज? क्लासिफिकेशन समझ गए इसका या नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये अच्छा, ये कुछ उन्होंने यूजेस वगैरह भी दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है एज अ गैस्ट्रिक जूस यूज होता है ना। आपसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, आपको पता होना चाहिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में यूज होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है, इनमें जनरली जो यूज होता है होने वाला एसिड कौन सा है? कार्बोनिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादातर हमारी बॉडी में विटामिन C वगैरह की यूज में आता है, जो हम खट्टी खट्टी चीजों में खाते हैं। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने देखो सब कुछ बता रखा है। सिट्रिक एसिड की अगर आप बात करते हो तो जनरल ऑरेंजेस में और किसमें? लेमन में। एसिडिक एसिड की बात करते हो विनेगर में। देखो सब कुछ दे रखा है, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ रहे हो आप बात को? किसी का भी पूछ सकता है। नाइट्रिक एसिड यूज इन लैबोरेटरीज और सल्फ्यूरिक एसिड यूज आल्सो लैबोरेटरीज, ठीक है। H2SO4 का यूज हम लोग जनरली आप देखोगे तो बैटरीज वगैरह में भी करते हैं। जो हमारी बैटरीज वगैरह होती है इन्वर्टर वाली, उन बैटरीज में भी H2SO4 का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर हो गई? यूजेस याद रखना, एक आध दो तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना, ताकि तुम लोग को पता रहे। चलिए, बेसिस की अगर आप बात करते हो, भैया ने अभी सब आपको बेसिस पढ़ाए कौन से होते हैं। जो चीज मैंने ऊपर पढ़ाई है वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिस की अगर आप बात करते हो जनरली इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं। जनरली मैंने एग्जांपल बताया आप लोग को, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे काय में आ जाते हैं? एल्कलीज में आ जाते हैं। आई होप सो बेटा क्लियर हो गया होगा। हो गई या नहीं? क्लियर हो गया? कोई पूछेगा तो मतलब कोई पूछेगा क्या पेपर में आएगा तो कर लोगे आप? नेक्स्ट मेरे बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या मेरे बच्चे? इंडिकेटर्स। देखो नाम में ये सब कुछ नहीं है, इंडिकेटर्स, है ना। जो आपको ये इंडिकेट कराए, जो आपको ये बताए कि एक्चुअल में जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है ना। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, हम किसी चीज को चाट के देख ले रहे थे, फिर दूसरे में आर्हेनियस में क्या बताया कि एक्वस मीडियम ले लो, H+ और OH- निकल जाएगा। अच्छा चलो, मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास H+ और OH नहीं है, लेकिन वो फिर भी एसिडिक और बेसिक है, अब क्या करें? समझे कि नहीं समझे? तो उन्होंने कहा अब एक काम करो अब आप यूज करो इंडिकेटर्स। बोले इंडिकेटर्स का यूज करो, आपको पता लग जाएगा, अगर ये कलर आया तो ये होगा, ये कलर आया तो ये होगा, कुछ नहीं हुआ तो ये होगा। आप समझे बात को? तो वहीं से इंडिकेटर्स का हम लोग का जो रोल है वो स्टार्ट हुआ। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंडिकेटर बेसिकली होते क्या है बेटा? जो इंडिकेट करते हैं बेटा किस चीज को? इंडिकेट करते हैं क्या चीज बेटा? एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट कैरेक्टर। समझ रहे हो ना बात को? इस चीज को शो करने वालों को आप क्या कह देते हो? इंडिकेटर्स है। जनरली ये दो टाइप के होते हैं। अगर बेसिकली मैं आपसे कहूं तो एक होता है ऑल्फैक्टो इंडिकेटर और दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना। एक इंडिकेटर जनरली यूज आता है स्मेल्स के बेसिस पर, और एक इंडिकेटर बेसिकली बेटा यूज आता है हमारा कलर्स वगैरह के बेसिस पर। आप समझ रहे हो कैसे? हो जरा देख लो इस चीज को। तो देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे उन्होंने आपको समझा रखे हैं। अगर आप देखो तो कलर्स के थ्रू आपको समझ आया। सबसे पहले हम लिटमस पेपर की ही बात कर लेते हैं।
जनरली अगर आप लिटमस पेपर की बात करोगे तो ये इनका एक्चुअल कलर होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर आपको जनरली, आप अगर कैसे में देखोगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तो जनरली आपको कैसे कलर का दिखाई देगा, फिनोफ्थलीन आपको कैसे कलर का दिखाई देगा, मिथाइल ऑरेंज आपका कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। यही चीज अगर आप काय में चले जाओ न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में अगर आप लिटमस पेपर देखोगे तो आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। फिनोफ्थलीन अगेन आपको कैसा दिखाई देगा, क्योंकि कलर चेंज ही नहीं होगा। और अगर आप मिथाइल ऑरेंज पर आ जाओगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा। यही चीज अगर आप कहां पे चले जाओ, बेस में चले जाओ, तो ये आपको कैसे कलर का दिखाई देगा। मिथाइल और फिनोफ्थलीन कलरलेस से काय पे शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज तुम्हारा ऑरेंज से काय पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना, समझ गए। अगर ये कलर चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लियर ये चीज कह सकते हो कि हाँ भाई वहां पर एसिड, बेसिक और सॉल्ट चीजें मिल रही हैं हम लोगों को। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, रेड, याद रखना, ठीक है। और अगर आप बेस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, येलो, ठीक है। फिनोफ्थलीन अगर आप एसिडिक मीडियम में रखते हो तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बेसिक मीडियम में लेकर के जाते हो तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप यहां से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा। आई होप बेटा क्लियर हो गया हो, नहीं समझ आया, आ गई समझ में। ये चीज छोटी चीज है, लेकिन यकीन से एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं, एक क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का इससे मिलना है, हाँ पक्का मिलना है। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो इससे आपको मिलना है। हाँ बेटा, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक। तो यहां से देखो आपसे कुछ यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है ना। कौन एसिडिक है कौन बेसिक है तो आप बड़े आराम से यहाँ पर बता सकते हो, है ना। लाइम वाटर, सोप बेस में चले जाएगा, विनेगर एसिड में चले जाएगा, लाइम वाटर बेस में चले जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक एसिड में चले जाएंगी, गैस्ट्रिक जूस एसिड में चले जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस में चले जाएगा। इनको आप आराम से कर लेना अपने हिसाब से। फिनोफ्थलीन क्या करता है, लिटमस क्या करता है, सब हमने ऊपर आपको बताया ही बताया। तो ये नेक्स्ट मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और एसिड से हम लोग एसेंशियल रीजन के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर एक बार हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लें तो हमको ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में एसिड बेस कैसे काम करेंगे, है। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं कि भाई एसिड कैसे काम करता है। तो यार ऑब्वियस बात है, एसिड टेस्ट के बेसिस पर अभी हम देख रहे हैं। टेस्ट के बेसिस का मतलब अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो कैसा दिखे, हम लोग को फील हो, सोर इन टेस्ट, है ना। तो अगर हम भाई यहां से एक टेबल से मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा फील करो। जैसे लेमन जूस की अगर आप बात करते हो तो जनरली लेमन है उसके अंदर, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर कौन सा एसिड मौजूद होगा, सिट्रिक एसिड। यही चीज अगर आप विनेगर की बात करते हो तो विनेगर उसकी वजह से कौन सा है, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। यही अगर आप बेटा टर्मरिक में देखना चाहते हो तो टार्टरिक एसिड होता है, ठीक मेरे बच्चे। अगली चीज अगर आप सोर मिल्क में देखना चाहते हो तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जस्ट लाइक दही वगैरह में अगर आप बात करते हो, ठीक है। उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम का, जो इस चीज को उत्पन्न करता है। समझ गए बेटा बात को, ये चीज है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। एक्शन ऑफ इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे से पता है, एसिड कैसे काम करता है। लिटमस पेपर में रेड में जाता है, फिनोफ्थलीन में कलरलेस रहता है, मिथाइल ऑरेंज में रेड हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीजें, हाँ बेसिक उन्होंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ऊपर। अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट करते हैं किस चीज को, आयंस को। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिसोसिएशन कर रहे हैं, इसकी वजह से यार इनके पास क्या होगी जरा बताओ, कंडक्शन होगा। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। ऊपर ही बता रखा था यार ये हमने, अगर याद करो आप लोग। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई HCl की बात करो, तो अगर आपने इसको एक्वस मीडियम में डाला तो ऑब्वियस बात है ये क्या डोनेट करेगा, H+ और कौन। तो यार भाई ये कैटायन भी बना रहा है और ये एनायन भी बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये फ्लो ऑफ चार्ज करेगा। और अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसलिए बच्चे ये एसिडिक जो है वो कंडक्ट करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे वही चीज आ गई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। सब आपको पता है सारी चीजें, नहीं पता है तो बताओ मेरे को। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया। स्ट्रॉन्ग बेटा जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं, और जो तुम्हारे वीक वाले एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्लियर है ना ये चीजें, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो बता रखी है। देखो आप इससे कितने अच्छे से डिफाइन कर सकते हो इस चीज को, कितनी बढ़िया तरीके से। देखो द एसिड व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो पार्शियली डिसोसिएट इनटू द वाटर। यहां अगर आप देखोगे नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, देखो करके दिखाया उन्होंने। यहां देखो डबल ऐसा बॉन्ड लग गया, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ना। इस तरीके का अगर ये बॉन्ड लग जाता है तो इसका मतलब वो वीक नेचर में चले जाता है। अभी के लिए तुम लोग ये याद रखोगे, जब भी ये वाला बॉन्ड लग जाता है तो इसका मतलब वो वीक है, जब भी ये वाला बॉन्ड लग जाता है तो आप समझोगे वो स्ट्रॉन्ग है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर कोई रिएक्शन में भी इस तरीके की बनी आती है और तुमसे पूछ लेते हैं कि भाई ये वाला जो एसिड है किस टाइप का है, तो तुम आंखें बंद करके बोल दो वो वीक है। आप समझ गए। तो ये मैंने थोड़ा सा सिंपल आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो इतने सारे एसिड्स के एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पर देखो इतने सारे एसिड्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ये डबल एरो जो इंडिकेट करता है कि भाई ये जो है पूरी तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है, डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। एग्जांपल के तौर पे देखो उन्होंने पूरी लाइन लगा दी है, वो तुम लोग याद कर सकते हो। अभी समझ नहीं आया, उम्मीद है कि ये चीजें तो क्लियर ही हो गई होंगी।
है ना। ये सब थी बेटा ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड अप फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग उसकी कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर हम एक एसिड को मेटल के साथ डालें तो क्या होगा, समझ रहे हो बात को। अगर हम एक एसिड को उठाएं और ऑक्सीजन के साथ डालें तो क्या होगा, या बेस के साथ डालें तो क्या होगा, उनको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले ये बताओ बेटा, ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा है, अभी पूछूंगा मैं फिर आप लोगों से, इसलिए थोड़ा जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विद एसिड, वो भी किसके साथ, मेटल्स के साथ। तो जरा देख लेते हैं, देख रहे हो ये एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रही होगी, है ना, पॉपअप साउंड, जो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो अगर आप मेटल के ऊपर एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस तो निकलनी लाजमी है, नहीं समझे। अरे भाई आपने लिया Zn, क्या लिया, है ना, और Zn के ऊपर आपने क्या डाल दिया, तो यार ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, क्या होगा, ZnCl2 निकल जाएगा और प्लस यहां से कौन सी गैस निकलेगी, तो यही तो बता रहा है ये, और क्या बता रहा है, कोई अलग से चीज थोड़ी पैदा हो रही है, सब बेसिक है ये। अगर ढंग से सीखोगे तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री, लेकिन अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ के जाओगे तो ये फिर यही टफ बन जाएगी, यहीं से क्वेश्चन बन बन के पैदा होंगे, समझे बात को। तो ये चीज है, बोलो क्लियर है। तो जनरली बेटा मेटल के साथ एसिड जब रिएक्ट करती है तो आपको जनरली देखने को मिलती है कौन सी गैस, देखो सब लिखा हुआ है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड बच्चा व्हाट, रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां से आपको कहीं ज्यादा एनर्जी जो है वो निकलती हुई देखने को मिलेगी, बोलो जी क्लियर। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो। When Zn is react with H2SO4, ऑब्वियस बात है ZnSO4 के साथ लग जाएगा और कौन सी गैस रिलीज होती हुई चली जाएगी, क्लियर हो गई। एक आध दो एग्जांपल मैंने अभी ऊपर और भी दिए थे आप लोगों को। HCl को अगर आप लेते हो और इसमें रिएक्शन करा देते हो किसकी, Zn की, तो आप जनरली देखोगे मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, ZnCl2 और प्लस कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, क्लियर हो गई ये चीज। नींद आ रही बेटा तुमको। अच्छा कोई और रिएक्शन बताओ मेरे को, मेटल की कोई और रिएक्शन। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं एक काम करूं, ये पोटेशियम को ले लूं, किसको ले लूं, पोटेशियम को, है ना, और इसमें कौन सा एसिड डाल दूं, तो आप नोटिस करोगे हमको मिल जाएगा K2SO4 और डॉट बेटा कौन सी गैस निकल जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप लोग को हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी, बोलो क्लियर है। अब उन्होंने अगली रिएक्शन क्या दे दी कि रिएक्शन करे एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। मतलब कार्बोनेट में तुम्हारा पता है कौन आ जाता है, जिसमें हमारा CO3 चलता है, और बाइकार्बोनेट में आ जाता है HCO3 वाले, समझे। जैसे अगर मैं कहूं सोडियम कार्बोनेट लिखो, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3, बोलो जी क्लियर। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिखो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। अब समझ गए आप बात को, समझ गए। तो इसमें बीच में हाइड्रोजन बीच में अपनी टांग अड़ा देता है, लेकिन कार्बोनेट में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हो बात को। इस तरीके से ये चीजें रहती हैं, क्लियर है। तो अब इसको जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है। देख लो मेरे बच्चे, आप जरा अगर ऐसा करते हैं, आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल रखा है, एसिड, क्या डाल रखा है, एसिड, और नीचे आपने यहाँ पे Na2CO3 डाल रखा है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब ये रिएक्शन होगी पूरी तरीके से, तो आपको एक साइड पे बबल्स दिखेंगे, कौन सी गैस के, जरा बताओ, CO2, और CO2 निकलना तय है क्योंकि इसमें Na2CO3 होता है ना, तो CO3 काय में कन्वर्ट होगा फिर, आप समझ रहे हो ना, बबल्स की फॉर्म में। देखो समझ रहे हो बात को। तो ये एक्टिविटी इस चीज को क्या कर रही है, दर्शा रही है कि यहां पर किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब इसको रिएक्शन में लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन में देखो आप लोग बड़े ध्यान से, ये देखो ये रखी है रिएक्शन, बड़े ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीजें होती हैं भैया ये। देखो जब आपने सोडियम कार्बोनेट को लिया और आपने यहाँ पे HCl डाला, आपने देखा Na2Cl के साथ चले गया, मतलब सॉल्ट तो बनना ही बनना है। साथ ही साथ आपने देखा वाटर एलिमिनेट हुआ, और उसमें बेटा बच्चे कौन सी गैस के बबल्स मिले हम लोगों को, CO2 गैस के, आप समझ रहे हो। इस तरीके से आप लोगों को CO2 गैस के भी बबल्स देखने को मिल रहे, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर आपने यही चीज बाइकार्बोनेट के साथ कर दी तब क्या होगा, बाइकार्बोनेट लिया आपने, HCl लिया, कुछ नहीं, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस, मतलब दोनों में ही सेम ही रिएक्शन होनी है, समझे आप बात को। दोनों में ही आप नोटिस करो सेम रिएक्शन होनी है, बट वैलेंसी चेंज हुई है, आप ध्यान से देखो, देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ये। कि मतलब अगर आप Na2CO3 को लेते हो और इसको आप ट्रीट कराते हो 2HCl के साथ, तो 2 Na जो है वो 2 Cl के साथ तो निकल गए, प्लस वाटर एलिमिनेट हो गया, और प्लस साथ ही साथ बेटा कौन सी गैस रिलीज हो गई, आप समझ रहे हो बात को। बबल्स फॉर्म में आपको वाटर के अंदर बुलबुले छूटते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा अच्छा उसके अंदर CO2 गैस भी है, बोलो जी क्लियर। यही सेम चीज मेरे बच्चे किसके साथ होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि NaCl निकलेगा, वाटर और CO2 तुम्हारा से निकल के चले आ गया,
पक्का। अब आप क्या करो, इन्हीं के जो आपने ऊपर लिया था लाइम वाटर मीन जैसे हाइड्रोक्साइड, इसमें आप क्या करो ये वाली CO2 डाल दो, तो आप देखोगे चिक्की लौट आपको कार्बोनेट मिलने लगेंगे। देखो CaCO3 मिल गया है ऊपर, मतलब जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में डाल दो। अरे भाई CaOH के होल ट्वाइस क्या है, अबे बेस है ना, यहाँ OH लगाए तो बेस हुआ। बेस में अगर आपने जैसे CO2 डाला, आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे क्या बना के दे रहा है वो, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट एंड प्लस व्हाट, वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेरे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे क्या नाम, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है। अब आप दिमाग लगाओ, CaOH का होल ट्वाइस बेस, तो ऑब्वियस बात है ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो अगर ये बेस तो ये एसिड का काम करेगा। आप समझ रहे हो ना बात को। जो CO2 किसका काम कर रहा है जरा बताओ, हमारा ये बेस, तो ये किसका काम कर रहा है, एसिड का। तो जब बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट। का कलर कैसा होता है, व्हाइट PPT, याद रखना है चीज। क्लियर हो गई बच्चा, इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब आपने क्या देखा, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिला और आपने इसमें वाटर और ये डाल दिया, आपको मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जितनी रिएक्शन इसके अंदर है, ये रिएक्शन कम है लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं। आप देख लो ध्यान से, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को पकड़ा, वाटर के साथ ट्रीट कराया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ये वैलेंसी देख लो कैसे आई वो, देखो CaSCO3 माइनस, वैलेंसी देखो कैसे आती है। इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो CaSCO3 का होल ट्वाइस। इससे ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये इसकी वैलेंसी होती है, समझ गया बात को, क्लियर। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा, ये सॉल्यूबल होता है इन किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वही उन्होंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये आप लोग ऊपर वाली रिएक्शन लिखो या मत लिखो, बट मैं एज अ टीचर आपसे इतनी चीज कह सकता हूं, एज अ रिक्वेस्ट है मेरी कि ये चीज आप लोग लिख लो जरूर, ये आपके काम में आएगी। कि जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट पे एसिड में डालते हो तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब भी आप किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में डालते हो तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, समझे, काम में आएगी आप लोगों के। लास्ट रिएक्शन आ जाएगी कि मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कैसे करते हैं। ये दो चीजें थोड़ी सी बढ़िया हैं जो काम में आएंगी तुम लोग को, कि अगर आप रिएक्शन में ये चीज याद करके जाओगे तो रिएक्शन लिख दोगे। थोड़ी बहुत बैलेंसिंग की गलती होगी भी तो चलेगा। उसके बाद बेटा एसिड को ट्रीट करा देते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब हम लोग ट्रीट करा देते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ। तो आप यहां से देखोगे, देखो क्या हो रखा है, देख मेरे बच्चे, आपने क्या लिया, एक बीकर लिया और बीकर में आपने एसिड डाल रखा है, और जैसे ही आपने इसके अंदर क्या डाला जरा बताओ, कॉपर ऑक्साइड डाला, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये आपको कलर मिल गया। आप ध्यान से देखो कलर उसका कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट से कैसा हो गया जरा बताओ, ब्लूइश ग्रीन कलर, है ना। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इसका मतलब ये इसके साथ क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा था। तो देखो कैसे करा, देखते हैं भैया, आजा भैया, ये आ गया। देख मेरे बच्चे, कॉपर ऑक्साइड है, आपने क्या डाला जरा बताओ, HCl, डाइल्यूट HCl। जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला, आप देखो कॉपर को कौन लेके चले गया, जिसका कलर कैसा हो गया था, ग्रीनिश कलर का, और साथ ही साथ कौन सी गैस निकल गई, मतलब कौन क्या चीज निकल गई, वाटर, लिक्विड फॉर्म में निकला है वाटर, याद रखना। नंबर नेक्स्ट, CaO को पकड़ा, अब किसी कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, फिर से HCl डाला, ऑब्वियस बात है कैल्शियम क्लोराइड और कौन निकल जाएगा। यानी कि इतनी चीज क्लियर हो गई, जब भी मेटल ऑक्साइड को आप एसिड के साथ डालते हो। अब जरा सुनो, मेटल ऑक्साइड पर यहां पर किसका काम कर रहा है, तभी तो बेस को एसिड के साथ डाला होगा, सॉल्ट और वाटर निकला होगा। अगेन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, मेरे बच्चे समझ जाओ बात को, समझ गए। मतलब जितने भी तुम्हारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, जितने भी तुम्हारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारे के सारे मेरे बच्चे काहे के होते हैं जरा बताओ, विच इज एसिडिक इन नेचर। और जितने भी तुम्हारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं जरा बताओ, विच आर बेसिक इन नेचर। ये होता है बाबूजी, ठीक है। तो मतलब टीचर ने अगर दे दिया SO2 और एक तरफ दे दिया आपको K2O, तो दोनों में कौन एसिडिक कौन बेसिक, तो सल्फर नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये कैसे नेचर को शो करेगा, एसिड। आप समझ गए आप बात को, ठीक है। और ये है K2O, K मतलब कौन, मेटल, तो अगर ये मेटल है तो ऑब्वियस बात है मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर में जाएगा, बेसिक ऑक्साइड में। एक्सेप्शन बोर्ड वो हमने कल भी बता रखा था, आप लोग को सब बता रखा है, Al2O3, ZNO, समझ रहे हो, इनको छोड़ के, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के नेचर शो कर देते हैं। ये हमने आपको जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था तब भी बताया था, आप समझ रहे हो बात को,
तो ये चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थी इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, जितनी रिएक्शन इनके बारे में आप करोगे, जितना पढ़ोगे उतना आपको ये आएंगे। आगे मेरे बच्चे आ जाता है रिएक्शन विद एसिड विद बेस। अरे आपको पता ही है यार, एसिड और बेस काम करेगा तो क्या करेगा, इसको क्या ही समझाना। जब एसिड और बेस जाएगा तो ऑब्वियस बात है सॉल्ट और क्या बनाएगा, वाटर। इज इट क्लियर मेरे बच्चे? आप ध्यान से देख लो, जब आपने HCl को पकड़ा और NaOH को डाला तो आपने देखा NaCl बना और क्या बना, वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को मैं ऑलरेडी ऊपर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये था भैया, ये एसिड को जब भी आप बेस के साथ डालते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता ही मिलता है। क्लियर हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको पढ़ लेना एक बार यार, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन आने हैं बेटा, आने हैं मतलब आने हैं, आपको करना पड़ेगा। अब आपको बोरिंग लगे चाहे आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े आप सोचो कि एक दिन पहले पेपर के पढ़ के चले जाओ, मैं बता रहा हूं आपका कुछ नहीं होगा भाई। ये लगा लो, आपको खुद से एक बार बुक रीड तो करनी पड़ेगी। एक बार बुक रीड करोगे मजा तभी आएगा, ये ध्यान रखो। जब तक खुद से रीड नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो आप बात को? अब ऑब्वियस बात है यार, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं यार, है ना, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर आप ऑब्वियस बात है इनको किसी चीज पे डाल दो तो उतनी चीज जल जाती है, बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोरोसिव नेचर दिखाते हैं, है ना। कोरोसिव नेचर का मतलब अगर आप जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एक बिहेव होगा कि अगर आप इनको किसी मेटल के ऊपर डालोगे तो आप देखोगे उतना सरफेस जो होगा वो पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। दैट्स व्हाई बच्चे कैसा नेचर दिखाते हैं जरा बताओ, कोरोसिव। द एबिलिटी टू डू एसिड अटैक वेरियस सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई तो ऊपर पड़ा ना, जैसे डालते हो आप देखते हो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हमेशा आप देखो ये चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से वो क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। इस नेचर को हम कौन सा नेचर बोलते हैं भैया जी? क्लियर हो गई ये चीज? तो बस इसको याद रखना। आ गए भैया आपने किस पे, बेस पर। जो चीजें आपने एसिड में पढ़ी है वो सेम चीजें आपको किसके अंदर पढ़नी है, बताओ। लिटमस पेपर को कैसा करेगा, फिनोक्सिन को कैसा कर देगा, मिथाइल ऑरेंज कलर में था, काय में ले जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि एक्वस मीडियम में आपको क्या दे देते हैं जरा बताओ। क्योंकि जैसे ही आप NaCl को पकड़ोगे, NaOH को पकड़ोगे और इसका एक्वस मीडियम तैयार करोगे तो आप देखोगे Na+ निकल जाएगा और OH। तो इतना तो क्लियर हो गया मेरे बच्चे की ये क्या कहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई बेटा इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो मैं इनको क्या ही पढ़ाऊं। क्यों इनको एल्कलीज कह रहे हो, आपको पता है ना ये चीज। एक ही चीज को इन्होंने 2-4 बार समझा रखा है, वो आपको पता ही है। स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेस क्या होते हैं सब पढ़ा दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनको आप देखोगे पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। वो देखोगे उनको एल्कली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर पूर्णतया तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे तो आप देखोगे इसमें इस तरीके के एरो दिखाई देंगे आपको। ये एरो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वीक बेस है। क्लियर हो गई अब ये चीज। ये डबल एरो कहीं ना कहीं आपको ये चीज रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये वीक नेचर दिखा रहे हैं, मींस ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है भैया। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आप लोगों के सामने बेटा। इन एग्जांपल्स को आप 2-4 बार देख लेना, 1-2 लिख लेना एग्जांपल्स, ठीक है भाई। अब ये बेस के साथ ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, एनसीईआरटी की रिएक्शन है भैया ये। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना जल्दी बच्चों को याद नहीं रहता है। अभी तक एसिड वाली जो कंपाउंड थे वो याद रह रहे थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कंपाउंड बेस के साथ बनता है बच्चा जल्दी याद ही नहीं रहता है बच्चों को। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। When the zinc metal react with base, मतलब NaOH के साथ अगर कोई भी मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका भी एक सॉल्ट बनता है, लेकिन उसका नाम होता है, मतलब उसका फॉर्मूला होता है Na2ZNO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बच्चा, थोड़ी नहीं मतलब मैं कह रहा हूं आप, मतलब ये रिएक्शन आ सकती है, एक्स कंपाउंड पूछ सकता है, वो इसको वाई कंपाउंड बना देगा वो। आप समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके की ये चीजें आती हैं, तो इसको समझ जाना है, इसको पढ़ लेना है एक एक बार। देखो यहाँ पे सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे रखे हैं। देखो आपका CO2 दे रखा है, SO2, SO3, Pb2, P2O5। आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल है नहीं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है या नहीं। तो दैट्स व्हाई बच्चे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कह देते हैं, बेसिस। अब क्लियर है ना? ऐसे याद रखो यार ये सब चीज। चलो भैया रिएक्ट कैसे करते हैं वो भी देख लो यार। रिएक्ट करना जरूरी है। अगर आप कभी भी किसी भी बेस में एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डालते हो, अगेन बेटा सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, क्या है यार, एक ही चीज, NaOH का होल ट्वाइस, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस। आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ऑब्वियस बात है कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा भाई, CaCO3 बन जाएगा, और कौन निकल जाएगा जरा बताओ आप, H2O निकल जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? पक्का है मेरे बच्चे? तो ये बच्चा हमारे ऐसे, एक रिएक्शन इसकी और भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे मान लो आपने Zn लिया, OH का होल ट्वाइस लिया, आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, तो जैसे मेरे बच्चे डालोगे आप देखोगे क्या चीज बनेगी, आपको भी पता है, ZnCO और प्लस कौन सी क्या निकल जाएगा यहाँ से। आप समझ रहे हो बात को? इसको अगर हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट बोला तो इसको क्या बोलेंगे? मुझे उम्मीद है बच्चा क्लियर हो गई होगी ये चीज,
है ना। तो इस तरीके से ये चीजें बनती हैं। अब बेस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये चीज अभी ऊपर पड़ी थी यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है ना। कभी भी एसिड अगर बेस के साथ ट्रीट करेगा तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएगा कि भाई HCl को KOH के साथ डाला अगर आपने तो KCl बना, वाटर बना। H2SO4 को NaOH के साथ डाला तो ऑब्वियस बात है Na2SO4 बना प्लस वाटर बना। तो आपने एसिड को लिया बेस में डाला तो सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मेरे बच्चे व्हाट, ठीक है ना। इसमें कौन सी इतनी बड़ी गणित लगानी है तुम लोगों को यार, है कि नहीं। अब बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। अब आपको पता है KOH इज आल्सो कॉल्ड अ कास्टिक सोडा। What is the meaning of caustic? देखो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव, है ना। ये सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। दैट्स व्हाई बच्चे ये प्रोटीन को, स्किन को अगर डालो आप स्किन वगैरह पे तो उनको क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं, मींस बर्न कर देते हैं। समझ लो ना बात को। तो इस वजह से बच्चा हम अगर देखें दिस एक्शन इज कॉल्ड अ कास्टिक एक्शन। दैट्स व्हाई इनको हम लोग कास्टिक सोडा, सोडा, वाटर ये सब चीजें कहते हैं। आप समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिक। कास्टिक का मतलब यही होता है जो प्रोटीन को, स्किन को हार्म करे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो एसिडिक नेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। इस वजह से क्लियर हो गई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उन्होंने दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चे, ये देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप आराम से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, कौन सा एसिड मौजूद होता है। इथेनोइक एसिड आई थिंक विनेगर में मौजूद होता है। ये टार्टरिक एसिड आई थिंक टर्मेंट में होता है ना। HBr इसमें से कौन से कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे, कौन से नहीं, एग्जांपल याद रखना। HNO3 और HCN ये तो शायद मेरे ख्याल से उसमें जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग में, और HBr और C2H5COOH ये जा रहे हैं तुम्हारे किसके अंदर, वीक में। बाकी आप लोग चेक कर लेना। पॉपअप साउंड निकलेगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे आया है, कोई भी एक एक्स सब्सटेंस है, लिबरेट कर रहा है विद गैस के साथ, विद बर्न, पॉपअप साउंड। कैसा साउंड, पॉपअप साउंड। तो ऑब्वियस बात है मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, क्या बताना। कोई भी एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है पॉपअप साउंड प्रीड होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। क्लियर हो गई। तो ये सब चीजें आप लोग इनको करते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बेस, ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। और ये कौन सा है, नॉन मेटल। एक तो एक में चले जाएंगे। इस चीज में क्या है, कोई गणित लगानी है कोई बहुत बड़ी, समझ गए आप बात। देखो इंडेक्स भी आप लोगों को दे रखे हैं तो आप लोगों को पढ़ना काम है यार, पढ़ोगे तभी तो। अब शायद सॉल्ट आ जाएगा। रोल ऑफ डिसोसिएशन एसिड, अच्छा वो आ गया होगा। अब पीएच स्केल आ गया भैया, पीएच स्केल। अब जरा बताओ पीएच स्केल क्या होता है। इसको हम ऐसे करके समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आ गया भैया। अब पीएच स्केल समझ लेते हैं हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है पीएच स्केल। भाई पीएच स्केल क्या होता है, सबको पता है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भाई इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया बात। दूसरी भाषा में बेटा इसको ये भी बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की कितनी कंसेंट्रेशन है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होती है उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। यस और नो, ऑब्वियस बात है यार। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन होगा उतना एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन होगा उतना ही बेसिक होगा। इतना तो यार सब जानते हो। तो आपको एक स्केल दिया गया इस तरीके का, उस स्केल में कुछ नंबर्स दिए उन लोगों ने। जैसे उन्होंने एक बीच में नंबर रखा, एक उन्होंने स्टार्टिंग में नंबर रखा, एक उन्होंने लास्ट में नंबर रख दिया। बीच में उन्होंने रख दिया कितना, 7। इधर रख दिया उन्होंने कितना, इधर रख दिया उन्होंने कितना, बोलो जी क्लियर, पक्का मेरे बच्चे। बोले बीच वाले न्यूट्रल। बोले बीच वाले कौन, बीच वाला कौन है, न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर जा रहे हो आप, अगर 7 से ज्यादा जा रहे हो, मतलब पीएच की वैल्यू मोर देन कितनी मिल रही है, तो आप देखोगे इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंक्रीजेस व्हाट स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती हो जाएगी। मतलब अगर आप पीएच 7 है, मतलब पीएच 8 है और पीएच 10 है, तो पीएच 10 वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू पीएच 8 वाला। तो मान लो उसने कहा एक की पीएच 10 है और एक की पीएच, मैंने कहा इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस, तो आप कहोगे सर पीएच जिसकी 10 है वो ज्यादा बेस है एज कंपेयर टू 8 वाले से, क्योंकि इधर बढ़ रही है। ध्यान से सुनना इस चीज को। एसिड में उल्टा होता है। एसिड में जरा देखना क्या होगा। एसिड में अगर आप देखोगे, एसिड इधर से इधर की ओर जाओगे, यहां से इधर की ओर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीजेस कौन सी स्ट्रेंथ, है ना भैया। मतलब मान लो अगर किसी की पीएच तुमने लिखी 3 और किसी की पीएच तुमने लिखी 5, तो अब किसे 3 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उल्टा होता है, क्योंकि पीएच इधर को बढ़ रही है। आप समझ गए बात को। मतलब पीएच 3 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू किससे, पीएच 5 वाले से। आप समझ गए, क्योंकि इस तरफ जाने पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब जितना आप 1 की तरफ जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना आप 14 की तरफ जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दैट क्लियर, पक्का। यानी कि अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो कैसा होगा, मोर देन 7 है तो कैसा होगा, और अगर मान लो कभी पीएच इक्वल्स टू 7 आ गई तो कैसा होगा। बोलो जी क्लियर हो गई या नहीं, अरे बोलो भैया। जनरली यहां पे आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा,
जनरली यहां आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, वायलेट, और बीच में जनरली आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ऐसा माना जाता है विबग्योर के अकॉर्डिंग। समझ गया बात को? पक्का? अब हल्का फुल्का चेंजेस तो आता रहता है कलर्स में। दैट्स व्हाई मेरे बच्चे एसिड जो है वो ब्लू को काय में कन्वर्ट करता है रेड में, और बेस अगर आप देखोगे तो वो रेड को काय में कन्वर्ट करता है ब्लू में, क्योंकि उसकी पीएच जो है वो 14 की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। तो पीएच ने काफी हद तक चीजों को बहुत ही आसान कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया। बोले एक स्केल होता है, उस स्केल को लो और जिस सब्सटेंस की तुमको पीएच नापनी है उस सब्सटेंस में डाल दो। एक मीटर लगा होता है, वो मीटर रीडिंग दे देता है। अगर 7 से ज्यादा आ रही है तो वो बेस है, 7 से कम आ रही है तो वो एसिड है, 7 के बराबर आ गए लगभग लगभग तो वो फिर न्यूट्रल है। इतना आसान कर दिया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज के टाइम की। आप समझ रहे हो बात को? क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा आप लोग पीएच को देख लेते हो। समझ आ गया? एसिडिक बेसिक के लिए अब आप समझ जाओगे किधर को किधर पीएच देखनी है। बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। जब एसिड की बात होती है तो जिसकी पीएच कम होती है वो ज्यादा एसिड होता है, लेकिन बेस में उल्टा होता है, बेस जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बोलो क्लियर? पक्का? यानी कि ये चीज क्लियर होगा। जैसे टीचर ने कहा भाई NaOH है और KOH है, इनकी पीएच कहां लाया करेगी? तो इनकी पीएच होगी लगभग किसकी करीब? 14 के करीब। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्या है, आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मैंने आपको दे दिया NH4OH जैसे था वीक बेस, इनकी कहां पर होगी? इनकी होगी 7 के पास। होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? वीक बेस है। यही उल्टा जरा हम यहां कर देते हैं। मान लो हमको दे दिया HCl और एक तरफ दे दिया CH3COOH, तो HCl की जो पीएच होगी वो लगभग लगभग आसपास होगी 1 के करीब, 1 और 2 के करीब। आप समझ रहे हो? लेकिन जबकि आप अगर CH3COOH की देखोगे तो ये होगी 7 के करीब। अब आप समझ गए क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और ये, समझोगे समझ तभी आएगा बेटा। नहीं समझ पाए तो बताओ, आ गया? ये चीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम लोग को उन्होंने ये पीएच वगैरह जो स्केल वगैरह है ये सब उन्होंने हमको समझा रखा है, ठीक है। ये H+ आयन कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है, कितना पीएच होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। समझ रहे हो बात को? इनकी पीएच वैल्यू 7 से कैसी रहती है? ज्यादा रहती है। बेस की 7 से ज्यादा रहती है, एसिड की 7 से कैसी रहती है? तो ये सारी चीजें वही है हमारी, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए आ गया, ठीक है। तो ये सब आपको ये देखो यहाँ पे दे रखा है, सब समझ ही गए होगा। न्यूट्रल है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव 7 -7, तो 10 की पावर -7 तुम लोग छोड़ो, वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तुम लोग बस अभी इतना याद रखो कि पीएच वैल्यू अगर एसिडिक है, न्यूट्रल है, तो लगभग लगभग किसके बराबर होगी? अगर मेरे बच्चे एसिडिक है तो आप देखोगे वो कितनी हो जाएगी, जरा बताओ। लेस देन किससे? अगर मेरे बच्चे बेसिक है तो किससे हो जाएगी? मोर देन। आप अभी इसका याद रखो, बोलो जी के लिए। वहां पे उन्होंने जो दे रखी है वो अभी 11th वगैरह के बेसिस पर दे रखी है। 10 की पावर माइनस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे में तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो उसको देख के। तो ये होगा, आगे बढ़ देते हैं भैया। ये पीएच का फॉर्मूला भी तुम लोग के में नहीं है, परेशान बिल्कुल मत। ये सब तुम लोग के लिए 11th में पीएच निकालना, कैलकुलेट करना वैसे होता बहुत इजी है, लेकिन है नहीं तुम्हारे में, इसलिए मैं इसको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें तुम लोग के में नहीं है। अब आगे आ जाती है बेटा हम लोग का पीएच स्केल। मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है बेटा। पीएच स्केल क्या होता है? ये अपने सिलेबस का पार्ट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी ये चीजें, ठीक है। ये कुछ की पीएच स्केल दे रखी है, पीएच वैल्यू। आप अगर पढ़ना चाहो तो उसको आप पढ़ भी सकते हो। एक आध दो की तो याद रखो ही, है ना। प्योर वाटर की 7 हो जाती है, और ये क्या कहते हैं, ब्लड की तो याद रखा करो, ब्लड की इंपॉर्टेंट रहती है, कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद रखो। आगे भैया जिसका हम लोग को इंतजार था, जिसको बोलते हैं हम लोग नमक, सही है बेटा, विच इज सॉल्ट। तो भैया सॉल्ट क्या होता है यार? सॉल्ट आधा आयनिक कंपाउंड, हाँ भाई होते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बने होते हैं। सॉल्ट की एक खास बात, ये मेटल नॉन मेटल दोनों के बने होते हैं। दैट्स व्हाई बच्चों इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट की अगर आप बात करते हो, आयनिक कंपाउंड होते हैं, मेड होते हैं बेटा कैटायन से, और किससे बेटा? एनायन से, ठीक है। नहीं समझे? देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। भाई NaCl को अगर आप देखो तो Na काय में जाता है और Cl काय में जाता है या नहीं? Na पॉजिटिव कैटायन नहीं हुआ, Cl नेगेटिव हमारा एनायन नहीं हुआ। तो आप देखो इसके पास कैटायन है और एनायन है, तो ऑब्वियस बात है कौन सा कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर हो गई? कैसे बनते हैं सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। कैसे सर? अगर आप एसिड को लो और बेस को डालो तो आपको सॉल्ट और क्या निकलता हुआ दिखाई देगा? बेस। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़े हुए हैं, इतनी तो क्लियर है ना। हमको पढ़ना पता है क्या है इसके अंदर? हमको ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कौन कौन से सॉल्ट है जो हम लोगों को रीड करने हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, समझ रहे हो? तो वो देखो, ये सब पता है तुम लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है। बात ये आती है कि जो हमारे सॉल्ट हमको पढ़ने हैं बेटा, फर्स्ट वन इज व्हाट मेरे बच्चों? दिस इज कौन सा सोडा बेटा? बेकिंग सोडा, पहला सॉल्ट। फॉर्मूला बता सकते हो? NaHCO3, वेरी गुड, NaHCO3। दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे बेकिंग सोडा।
है ना। तो ये बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज आता है तुम लोग को पता है, किसी चीज को स्पॉन्ज वगैरह करने में चीजों का यूज आता है, केक वगैरह को बनाने में यूज आता है, किसी चीज को ऐसा करना है जिसमें पफिंग करनी है, जैसे इडली डोसा वगैरह, इनमें आप देखते हो तो इनमें बेकिंग सोडा का काफी हद तक यूज होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये इस वजह से यूज होता है। मैन्युफैक्चर कैसे होता है, तो आपको मैन्युफैक्चर बताने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या रहता है वो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने NaCl को पकड़ा, ये बड़े ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने NaCl को पकड़ा, उसमें आपने पास कराई कौन सी गैस और कौन सी गैस, और साथ ही साथ थोड़ा सा क्या ले लिया, वाटर। जैसे मेरे बच्चे चारों चीजों को हमने पास कराया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हमको क्या मिला, जरा बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ मेरे बच्चे हमको NH4Cl नाम का एक सॉल्ट भी देखने को मिला। बोलो जी क्लियर। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3। कि NaHCO3 को बनाया कैसे जाता है, समझे, कैसे बनाया जाता है कि आप जब NaCl लेते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो और अमोनिया गैस पास कराते हो और साथ ही साथ उसमें वाटर डालते हो, तब आप देखते हो आपको NaHCO3 मिलता है और NH4Cl मिलता है। समझ जाओ बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैं वॉशिंग सोडा बना दूंगा, यहीं से, जस्ट अभी यहीं से वॉशिंग सोडा बना दूंगा, देखना कैसे बनाऊंगा मैं, देखना अभी। याद रखो बेटा ये क्या है, NaHCO3 is sparingly soluble in पानी and crystalline out of white crystal। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बेटा बेसिक नेचर का होता है, याद रखो ये कैसे नेचर का होता है, हाँ ठीक है बच्चा, और कोरोसिव नहीं होता है, तभी तो इसको हम खा लेते हैं। अब ये देखो, या ध्यान से देखना बेटा, NaH क्या मिला हमको, आप इसके कितने मॉलिक्यूल ले लो और इसको पता है आप क्या करो, हीट कर दो। क्या कर दो, जैसे ही हीट करोगे आप देखोगे आपको मिलेगा Na2, मिल गया। इसको बोलते हैं सोडा ऐश, क्या बोलते हैं, बोलो जी क्लियर। अब आप क्या करो, सोडा ऐश को पकड़ो Na2CO और इसमें ऐड कर दो कितने H2O, आप समझ रहे हो। जैसे ही आप इसमें 10 H2O ऐड करोगे आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 डॉट, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चों वॉशिंग। तो जब तक आपको बेकिंग सोडा बनाना नहीं आता होगा तब तक आप वॉशिंग सोडा नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। आपने एक चीज को देखा कि मैंने जब NaCl पकड़ी, CO2 पकड़ी, NH3 पकड़ी और H2O पकड़ी, सबको ट्रीट कराया तो मेरे को क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसको हीट कराया, तब मेरे को जाकर के क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट को फर्दर मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाला, तब मेरे को जाकर के क्या मिला, जरा बताओ, वॉशिंग सोडा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा, है ना। आप लेबोरेटरी में वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हो, बेकिंग सोडा कैसे बना सकते हो, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, नेचर वाइज पूछ सकता है उसका। आप ध्यान से देखो, नेचर उन्होंने देख रखा है, NaHCO3 is sparingly soluble in water। इसी तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि कोई एक एक्स कंपाउंड है जो ऐसा है ना, sparingly soluble in water है, क्रिस्टलाइन है और लेस बेसिक इन नेचर है ना। बताइए वो कंपाउंड कौन सा होगा, बताइए वो एक्स कंपाउंड कौन सा है और कैसे बनेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन ज्यादा समझाइए। तो अब आपको ऐसे करके याद रखना, अच्छा ये कंपाउंड ऐसा होता है, ये कंपाउंड NaHCO3 होता है, तो उसको आप बनाओ पूरी ये रिएक्शन दो, तब टीचर समझेगा। ऐसे करके करना, समझे। तो डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन पढ़ना तो है ही यार। अब एक्शन ऑन हीट देखो उन्होंने दे दिया ना, जैसे आप एक्शन ऑन हीट करोगे आपको क्या मिलेगा, Na2CO3। जैसे Na2CO3 मिलेगा, आप इसको 10 H2O में डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा बताओ, फटाक से वॉशिंग सोडा। यूज याद रख लो भैया, कच्चे में डाल लो यूज, मेरे बच्चे जरूर 2 यूज याद कर लो, आपको जो अच्छे लगे। यूजिंग कुकिंग वाला सर्टेन फूड। दूसरा मेरे बच्चे आप क्या कर सकते हो, जनरली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फायर एक्सटिंग्विशन हमारे सिलेंडर लगे होते हैं उनमें ये NaCO3 यूज होता है। 2 यूज है, सबके याद रखो, हम बता रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है, 2 यूज सबके याद रखना, आ जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, लेंसेज, केमिकल, किसी भी केमिकल के 2 यूज पूछ लेगा आपसे, ये मजाक वाली बात नहीं है, पूछ लेगा, छोटी चीज है, पूछ लेगा। यही छोड़ के आओगे तुम, देखना, क्योंकि पढ़ोगे हो नहीं तो छोड़ के तो आना ही है। नेक्स्ट बेटा, वॉशिंग सोडा मैंने बता दिया, ये देखो, तू NaCO3 लिया, हीट किया, क्या बना, Na2CO3। फर्दर इसको हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, 10 H2O के साथ ट्रीट करा, मेरे को क्या मिल गया, समझ गए आप बात को। जो चीज मैं ऊपर पढ़ा रहा हूं वो ऑलरेडी है पीडीएफ में, बस वो है पीडीएफ से ये रहता है कि चीजें भूलते नहीं है, कॉन्सेप्ट थ्रू चलती रहती है ये, वरना ऐसे ही पढ़ाओ तो क्या होता है, आगे पीछे भी टॉपिक्स हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो ये कहां पे यूज होता है, यूज समझो, इंपॉर्टेंट है। एज अ क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पस, हम लोग डोमेस्टिक पर्पस से इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर होता है कास्टिक सोडा, ग्लास, सोप पाउडर, ये सब चीजें भी पेपर इंडस्ट्री में बनती है। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट याद रखो तो टीचर काफी खुश होगा कि अगर किसी वाटर की आपको परमानेंट हार्डनेस हटानी है तो आप वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। आगे हमारे पास पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक रिएक्शन इससे आनी आनी है, आनी है। तुम करो मत करो तुम्हारा फर्क पड़ता है, लेकिन ये आनी है। एक रिएक्शन पेपर में इसकी मिलनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पॉप कहते हैं। फॉर्मूले ये होते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है 2CaSO4 डॉट हमारा H2O, या फिर आप इसको सीधी भाषा में ये लिख सकते हो CaSO4 डॉट 1/2। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये हमारा पॉप के कहलाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट का सेमी हाइड्रेटेड फॉर्म। समझ रहे हो बात को? सेमी मतलब समझे, आधा। तो ये जिप्सम से बनता है बेटा। किससे बनता है ये? यस, ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम मतलब CaSO4 डॉट 2H2। इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। जैसे मेरे बच्चे आप जिप्सम को पकड़ोगे और इसको आप हीट करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, आपको मिलेगा CaSO4 डॉट आधा H2O और साथ ही साथ 1/2 H2O क्या हो जाएगा? तो ये जो बना हमारा, ये क्या बना? दिस इज व्हाट बेटा? POV बन गया। कितना मजा आया? आया मजा? ऐसे होती है चीजें। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। मैन्युफैक्चर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे होना है। ये हो गया भैया हीट लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फटाक से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, है ना। ट्वाइस वगैरह बनाने में ये सब चीजों में यूज आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। काय में यूज आता है? कास्ट मैन्युफैक्चर, ट्वाइस, स्टैचूज, मेडिसिन में भी यूज आता है, प्लास्टर करने के यूज में भी आता है, प्रूफ मटेरियल, मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के भी काम में आता है, मेकिंग चाक मटेरियल बनाने के भी काम में आता है। इतनी सारी चीजें, एक दो एग्जाम्पल, एक दो यूज याद रखो। नहीं किसी का पूछ लेगा तो क्यों फ्री के नंबर छोड़ ले यार। उसके बाद आता है बेटा ब्लीचिंग चाची, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जैसे CaOCl2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। इसमें करते क्या है मैन्युफैक्चर के लिए? इट इज वेरी इजी, मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं है, बस CaOH के ट्वाइस में, CaOH के होल ट्वाइस में क्या डाल देते हैं? जैसे डालते हो CaO और क्या बनता है? Col2 और प्लस का कौन निकल जाता है? इसी को आप लोग क्या कह देते हो जरा बताओ? समझ पाएगी नहीं? क्लियर है भाई? याद तो रखना पड़ेगा आपको, ये प्रिपरेशन होती है। ये तो आपको रिएक्शन सबकी याद रखनी है बाबू। अगर नहीं रख रहे हो याद तो गलती है आपकी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन में क्लोरीन गैस पास करा हो गया, फटाक से देखोगे आपको क्या मिल जाएगा? CaOCl2। बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हमारे पास आ जाता है बेटा भाई कैसे बनती है, तो ये ऐसे बनती है, मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ बेटा यूज क्या होते हैं मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उसको आप लोग को याद रखना है। तो भाई ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में आता है, अनश्रिंकेबल वूल बनाने के काम में आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है, ये सब चीजों में काम में आता है। क्लियर हो गया? तुमसे अगर एक चीज भी अभी मैं पूछ लूं, तुम लोग को 1% चीज याद नहीं होगी। अगर पूछ लूं तो इतना तो मैं कह रहा हूं। अगर अभी एक की भी प्रिपरेशन लिखवा लूं तो तुम लिख नहीं पाओगे। किसी